तो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉलिटी के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज के क्लास में एक टफ टॉपिक जो संवैधानिक संशोधन और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये जो आज का क्लास है ये एक स्वतंत्र क्लास भी मान सकते हैं और कल के क्लास से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि कल हम लोगों ने जिस टॉपिक को पढ़ा था वो टॉपिक क्या था, बोलिए। लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट में 4 तरीके का लेजिस्लेशन हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें सामान्य विधेयक, जनरल बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल, और चौथा ये था। तो उस लेजिस्लेचर प्रोसेस के कड़ी के रूप में भी इसे देख सकते हैं और इसको एक अलग अध्याय या लेसन के रूप में भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, जहां तक संविधान में संशोधन का प्रश्न है, यानी अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशंस का जहां तक प्रश्न है, तो ये शासन एवं प्रशासन की गतिशीलता के लिए यानी मोबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, नेसेसरी। पहले इसको तय कर लेते हैं कि इस सेंटेंस को लिखने के पीछे क्या कारण है। तो किसी भी देश का संविधान होता है, उस संविधान में, सभी संविधानों में ये सिद्धांत लागू होता है कि वो संविधान अमेंडेबल होना चाहिए, संशोधनीय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए कि कोई भी संविधान किसी एक निश्चित समय में और उस परिवेश में, एक फिक्स टाइम में और फिक्स सर्कमस्टांसेस में बना होता है। तो जब समय परिवर्तित होता है, टाइम में चेंजिंग होता है, तो सर्कमस्टांसेस, परिवेश भी बदल जाते हैं। और बदले हुए परिवेश में वो संविधान रिलीवेंट, युक्ति युक्त होना चाहिए। तो बदले हुए परिवेश में संविधान को रिलीवेंट यानी युक्ति युक्त बनाने के लिए जरूरी है कि बदले हुए समय के अनुसार उसमें अमेंडमेंट, उसमें संशोधन हो। और जब बदले हुए परिवेश में उस संविधान में अमेंडमेंट या संशोधन होता है, तो इसे हम मोबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की गतिशीलता कहते हैं। और संविधान की गतिशीलता, उधर कहाँ देख रहे हैं? हमको देखिए ना, अभी बहुत खूबसूरत है। आपसे बोल रहे हैं, नहीं ऊपर मत देखिए, हमको देखिए। तो हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि संविधान की गतिशीलता ही उसका जीवंतता है। जीवंतता का मतलब कि उसमें जिंदगी है, उसमें लाइफ। संविधान की जीवंतता या संविधान के लाइफ का मतलब क्या होता है? संविधान की जीवंतता और संविधान के लाइफ का मतलब ये होता है कि वो उस देश में उत्पन्न होने वाले समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। अगर कोई संविधान अपने देश में जिसमें वो लागू है, उसमें उत्पन्न होने वाले समस्याओं का समाधान कर लेता है, तो इसका मतलब वो जीवंत है, वो लाइव है।
क्लियर? तो गतिशीलता, मोबिलिटी और जीवंतता यानी लाइवनेस, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्स्टिट्यूशंस के कंटेक्स्ट में, संविधान के परिवेश में आपस में जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब देखिए, ये जो संविधान का जो संशोधन का ये जो तरीका है, उसका दो रूप हो सकता है। कितना? टू शेप इसका हो सकता है, या दो प्रकार आप कह लीजिए। एक नमनीय यानी फ्लेक्सिबल, और दूसरा कठोर यानी रिजिड। तो संशोधन करने के परिवेश में, अमेंडमेंट करने के कंटेक्स्ट में संविधान दो तरीके के हो सकते हैं। एक नमनीय संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा कठोर या अनमनीय संविधान यानी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्लेक्सिबल या रिजिड का यहाँ पर अर्थ ये है कि जिस संविधान में आसानी से संशोधन हो जाए, इजीली अमेंडमेंट हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो नमनीय संविधान है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। और जिस संविधान में संशोधन करना काफ़ी कठिन हो, तो उसको कहेंगे कि ये कठोर संविधान है, रिजिड संविधान है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर? अब इसके आगे बात बढ़ाते हुए कि किस संशोधन को हम कहेंगे कि बहुत आसान है और किस संशोधन को कहेंगे कि बहुत मुश्किल है। तो इसमें जो हाउस होता है, अगर साधारण बहुमत से अगर कोई संशोधन हो जाए, साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी के साथ अगर किसी संविधान में आप संशोधन करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि वो संविधान नमनीय है। अब फिर एक सवाल ऊपर गया कि साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, कुल सदस्यों का 50% से अधिक। अगर एकदम मैथमेटिकल बात किया जाए तो कुल सदस्यों का 51%, सीधा सीधी बात। अगर 100 मेंबर्स हैं, 51 किसी चीज का सपोर्ट कर दें, तो आप कह सकते हैं कि ये साधारण बहुमत है, सिंपल मेजॉरिटी है। क्लियर? और रिजिड का क्या हुआ कि विशेष बहुमत, विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी। यहां पर स्पेशल मेजॉरिटी का क्या अर्थ है? तो दो अर्थ है। एक स्पेशल मेजॉरिटी का रूप ये भी है कि साहब उस सदन का, उस हाउस का 2/3 माने मतलब 75%, 100 में 75 लोग अगर सपोर्ट कर दें, तो आप कहिए कि ये विशेष बहुमत से है। और दूसरा इसका रूप यह है कि विशेष बहुमत प्लस आधे या उससे अधिक जो यूनिट्स उस कंट्री के हैं, यूनिट्स का मतलब के स्टेट, प्रोविंस, तो उसकी सरकार भी उसका समर्थन कर दे। तो कठोरता का ये दो एग्जाम्पल है, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो अगर जहां ये हो, उसको आप बोलेंगे कि वहां का संविधान जो है वो कठोर है, रिजिड है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कठोरता का अगर हमें देखने को नमनीय का देखने को मिलता है तो ब्रिटेन है, ठीक है। और अगर कठोरता का देखने को मिलता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो एक तरीके से हमने अभी तक इंट्रोडक्टरी बातें किया, यानी संवैधानिक संशोधन अगर आप लिखेंगे
तो आपको इस ढंग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा संवैधानिक संशोधन शब्द को। ठीक है, अब भारतीय परिवेश में अगर बात करें, यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग कहें तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का, हम सिर्फ नेहरू लिख देते हैं, वो वाक्यांश यानी स्टेटमेंट्स, वाक्यांश का इंग्लिश क्या होगा, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स पर ध्यान देना होगा कि देश का संविधान नमनीय एवं अनमनीय का मिश्रण होना चाहिए। The constitutions should be मिक्सचर का स्पेलिंग ठीक है ना? यानी इन्होंने कहा था कि कोई भी देश हो, उस देश का संविधान न ही पूरी तरीके से कठोर होना चाहिए और न ही पूरी तरीके से नमनीय होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐसा विचार क्यों था? उनका ऐसा विचार इसलिए था क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो फिर जो कोई नई सरकार आएगी वो तानाशाह भी बन सकती है उस फ्लेक्सिबिलिटी का सहारा लेकर के। और अगर बहुत ज़्यादा रिजिड होगा तो फिर वो संविधान देश की बदल रही परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाएगी और फिर फ्लॉप हो जाएगी। इसलिए ऐसा संविधान होना चाहिए कि जो समय आने पर देश की परिस्थितियों के अनुसार बदल भी जाए, साथ ही साथ कोई भी ऐसा सरकार जो निरंकुश बनना चाहे वो अपने निरंकुशता बनने के लिए संविधान में संशोधन का प्रयोग ना कर पाए। तो ये मेन ऑब्जेक्ट्स था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के समय में। और इसीलिए आप देखिए कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो न ही फेडरल पूरी तरीके से है, न ही पूरी तरीके से यूनिटरी है, न ही पूरी तरीके से संघात्मक है और न ही पूरी तरीके से एकात्मक है। क्योंकि यदि फेडरल होता, संघात्मक होता, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करना काफ़ी कठिन होता है, जैसे अमेरिका में। और अगर यूनिटरी होता, एकात्मक होता, तो वहाँ संविधान में संशोधन करना बहुत आसान था, जैसे ब्रिटेन में। तो हम लोगों ने न ही ब्रिटेन के मॉडल को 100% अडॉप्ट किया और न ही यूएसए के मॉडल को 100% अडॉप्ट किया, बल्कि दोनों की अच्छी अच्छी बातों को मिला करके एक नए प्रकार का टाइप ऑफ गवर्नमेंट डेवलप किया, जिसको हम लोग अर्ध संघीय या सेमी फेडरल के नाम से प्रोफेसर वियर के अनुसार जानते हैं। तो इस बात का असर
संविधान के संशोधन के प्रोसेस पर भी पढ़ा कि हमारे संविधान में कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसको अमेंड करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और कुछ धाराएं ऐसी हैं कि बहुत आसानी से अमेंड हो जाएगा। क्लियर? अब ये तो पंडित नेहरू का पक्ष है। एक दूसरा पक्ष अंबेडकर का भी है। ये दोनों की बातों को जानना काफी जरूरी है। अंबेडकर का जो पक्ष है वो ये है कि कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत लाकर संविधान में संशोधन कर सकती है। अब देखिए, अंबेडकर से जो प्रश्न संविधान सभा में पूछा, चूंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष यही थे, तो अधिकांश सवालों का जवाब यही देते थे कि आपने ऐसा प्रोविजंस किया तो आखिर इसके पीछे क्या कारण था। तो इनसे जब सवाल किया गया कि अभी जिस समय में आप संविधान बना रहे हैं, इस समय की परिस्थितियां अलग हैं, भविष्य में परिस्थितियां ऐसी रहेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, भविष्य में परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप संविधान को बहुत रिजिड बना देंगे, कठोर बना देंगे, तो ये देश के विकास में बाधक बन जाएगा। तो उस पर जो अंबेडकर का स्टेटमेंट था, वाक्यांश था, वो ये कि भारतीय संविधान का हर अनुच्छेद संशोधित हो सकता है। जिस तरीके का हमने संविधान बनाया है, इस स्टेटमेंट को गौर से समझिएगा। आवश्यकता है 75% बहुमत लाने का। अगर आप 75% बहुमत ले आते हैं, अच्छा ठीक है 67% मान लीजिए, 67% बहुमत ले आते हैं, तो आप संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकते हैं। और अंबेडकर का ये बात पूरी तरीके से सच है, क्योंकि आजादी के बाद से वर्तमान समय तक जो संविधान के संशोधन के परिवेश में जो केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में, जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, जैसे गोलकनाथ बनाम मद्रास राज्य, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो ये सब मुकदमों से ये बात तय हो गई अंत में। और इसको अगले क्लास में, कल ही क्लास में इस टॉपिक को भी आपको पढ़ा देंगे ताकि एक टफ टॉपिक का सेशन खत्म हो जाए। तो उसमें ये तय हो गया कि कोई भी सरकार अगर फुल मेजॉरिटी में है दोनों सदनों में, तो संविधान के किसी भी भाग में ही संशोधन कर सकती है। अगर आधे से अधिक राज्यों में उसकी सरकारें हों और केंद्र में उसको राज्यसभा और लोकसभा में 67% के मुताबिक अगर बहुमत हो, तो संविधान का कोई भाग भी संशोधित हो सकता है। लेकिन इसमें एक परंतु जुड़ा हुआ है कि जो केशवानंद भारती का मामला है 1973 का, उसमें, हाँ 24 अप्रैल, उसमें एक शब्द इजाद हो गया, वह है बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आधारभूत संरचना। इसमें 13 जजेस के बेंच थे और उन्होंने फैसला दिया कि ठीक है, आप संविधान के सारे भागों में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर्स को आप नहीं बदल सकते। तो अभी तक इंट्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में इतनी ही बातें हमें आपको बतानी है। इसमें लास्ट में केशवानंद भारती का भी मामला आप, या केशवानंद भारती का छोड़ दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, का निर्णय संशोधन के परिवेश में, जो है संशोधन के परिवेश में, इसका भी आपको इंट्रो में वर्णन करना होगा।
और इतना आप कर देंगे तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत मजबूत रहेगा। क्लियर? तो इसको लिखिए, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। और पीछे लिख रहे हैं भाई। हो गया साहब? अब देखिए आगे अपने बात को बढ़ाते हुए कि ये यूनिक बात है कि जो भारतीय संविधान है इसमें एक भाग है, यानी पार्ट है 20। ठीक है? और इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, सिर्फ एक ही अनुच्छेद, यानी आर्टिकल। और वो अनुच्छेद कौन है? 368। और यही अनुच्छेद जो है वो बंद कर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविजन इसमें, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस छोड़ दीजिए। हाँ, तो इसमें जो है वो शुरुआत में 3 ही क्लाउज थे, 1, 2 और 3। बाद में चल के 2 और क्लाउज जुड़े, 4 और 5। तो जो इसका क्लाउज नंबर 1 है उसमें जो बातें हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंट, और क्लाउज 2 में जो बातें हैं वो आफ्टर इंडिपेंडेंट की, और क्लाउज 3 में जो चीजें हैं वो अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में। ठीक है? यानी स्वतंत्रता से पहले और इसमें स्वतंत्रता के बाद और इसमें होगा कि संशोधन प्रक्रिया। ठीक है? बाद में 4 और 5 जो जोड़ा गया वो इसलिए कि जो केसेस हुए, तो केसेस हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें उसको देखेंगे। यहाँ संक्षेप में शॉर्ट में ये बता देना चाहते हैं कि उसमें ये तय हो गया कि अगर 368 के तहत कोई अमेंडमेंट किया जाए, लाइट आ गई, जलाना तो जला लीजिए। 368 के तहत कोई अमेंडमेंट किया गया अगर, तो वो 13 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब ये हुआ कि 13 में जो लिटिगेशन लगा हुआ है कि इस भाग में संशोधन करने वाला कोई प्रावधान उस सीमा तक कम माना जाएगा जिस सीमा तक इसने संशोधन किया है मौलिक अधिकार का। तो इसको ओवरलैप किया गया है 4 और 5 के जरिए। मूल रूप से यही 3 था और इन तीनों को हम लोग को समझना है। तो इसमें जो पहला वाला में कि स्वतंत्रता से पहले अगर कोई भी अधिनियम
मिस कर रहे हैं। ये 13 का प्रोविजन आपको पढ़ा रहे हैं, समझ गए? हाँ ठीक है, ये 13 वाला प्रोविजन जो आपको पढ़ा रहे हैं, दिमाग थोड़ा मिस कर गया, सॉरी। इसमें जो चीजें हैं कि इसका क्लाउज 1 का जहां तक संबंध है तो टू टाइप ऑफ अमेंडमेंट की बात की गई और क्लाउज 2 में प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट की बात की गई। हम यही दोनों को देखते हैं। टू टाइप का अमेंडमेंट का मतलब क्या हुआ कि इसका एक रूप ये होगा कि 2/3 मेजॉरिटी से, यानी 2/3 मेजॉरिटी, और इसका दूसरा रूप ये हुआ कि 2/3 मेजॉरिटी प्लस सपोर्ट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, और जहां तक प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट का प्रश्न है तो इसमें ये डिफरेंट है किससे? तो सिंपल लेजिस्लेशन से और मनी बिल से और फाइनेंस बिल से। तो हम लोगों को दो बातों को देखना है, एक कि कैसे सिंपल मनी और फाइनेंस बिल से अलग है, बात समझ में आ रही है, और दूसरा ये कि जो टाइप ऑफ अमेंडमेंट है वो 2 टाइप है, तो इसमें तीसरा कैसे शामिल हो जाता है, बात समझ में आ रही है। तो इन्हीं दो चीजों को हम लोग एलोबरेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट को देखेंगे, इसको लिख लीजिए, दूसरा बोर्ड लेते हैं। नहीं, इसी टेक्निक को समझना है आपको। जो आर्टिकल 365 कह रहा है वो सिर्फ 2 टाइप ऑफ अमेंडमेंट को बोल रहा है, एक 2/3 मेजॉरिटी से और दूसरा 2/3 मेजॉरिटी प्लस सपोर्ट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, यानी 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो यही दो तरीके से संशोधन की बात कर रहा है, लेकिन वास्तव में हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में 3 तरह का संशोधन होता है। ठीक है, तो ऐसे में जो प्रश्न ऑब्जेक्टिवली आता है तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर सवाल ये रहे आपको कि हमारे संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार से का संशोधन होता है, तो उसका आंसर 2 होगा। और अगर होगा कि हमारे संविधान में इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस कितने तरह का संशोधन होता है, तो वो हो जाएगा 3। और इसी नजाकत को हम अगले वाले बोर्ड में हम आपको समझाने जा रहे हैं। क्लियर? हो गया?
ना। अब देखिए, तो वो तो बाद में कितने प्रकार वाला, पहले प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट देखते हैं, यानी संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया। यानी प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, है ना। ये जो दूसरी बात हमने कहा था, तो उसमें आप देखिए कि कैसे ये सामान्य बिल से अलग है और कैसे मनी बिल और फाइनेंस बिल से ये अलग है। तो पहला ये है इसमें कि दोनों सदनों में से किसी में प्रस्तुत किया जा सकता है। मनी बिल में क्या होता कि जब भी होगा तो लोकसभा में होगा, ठीक है, क्लियर। दूसरा इसका है कि सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों रूप का हो सकता है। मतलब समझ गए आप? मतलब चाहे तो संविधान में संशोधन मंत्री सरकार के पक्ष से भी लाया जा सकता है, और चाहे तो गैर सरकारी विधेयक के रूप में, यानी कोई सांसद भी इसको ला सकता है। तीसरा इसकी प्रक्रिया ये है कि संसद ही संशोधन कर सकती है। संसद ही संशोधन कर सकती है। इसका मतलब समझे कि स्टेट का असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन का में अमेंडमेंट करने का कोई राइट्स नहीं। बात समझ में आई? जबकि स्टेट के असेंबली में सिंपल मेजॉरिटी वाला लेजिस्लेशंस, मनी बिल और फाइनेंस बिल, लेजिस्लेशंस के तीनों रूप होते हैं, लेकिन ये वाला रूप यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं होता है। तो इस ढंग से सेंटर और स्टेट में एक डिफरेंस और एक अंतर है, और इससे एक चीज उभर करके सामने आती है जिसको हम आपके दिमाग में बहुत कस के बैठाना चाहते हैं, और वो कि इस प्रोविजन के वजह से हमारी जो संसद है यानी पार्लियामेंट जो है, वो एक सांविधिक निकाय बन जाती है। यानी कंस्टिट्यूएंट बॉडी बन जाती है। कंस्टिट्यूएंट बॉडी उसको बोलते हैं कि जो संविधान का निर्माण करती है। जैसे हमारे देश के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। तो पार्लियामेंट सिर्फ हमारा लॉ मेकर नहीं है, बात को समझिए। पार्लियामेंट सिर्फ हमारा लॉ मेकर नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर भी है। और कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर कैसे है यूं ही नहीं बात की जाएगी, बल्कि जो आर्टिकल 368 के क्लाउज 1 में जो बात है कि संसद ये क्या क्या काम कर सकती है, तो पहला परिवर्धन, घबराइएगा मत हिंदी से,
इसका इंग्लिश होता है एडिशन, ठीक है। दूसरा क्या कर सकती है, तो परिवर्तन, यानी ना चेंजिंग, वेरिएशन, हम कंफ्यूजन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा जो है परिवर्तन और निस्तारण, इसका होगा रिपील। अब तीनों वर्ड को समझ लीजिए। एडिशंस का मतलब क्या हुआ कि कोई नई बात हम जोड़ सकते हैं, क्लियर। वेरिएशंस का मतलब क्या हुआ कि कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। और रिपील का मतलब हुआ कुछ हटा सकते हैं, यानी जोड़ भी सकते हैं साहब, परिवर्तन भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो जब ये कर ही सकते हैं, इसका मतलब हम हमेशा संविधान को जीवंत रख सकते हैं। और अगर सहल अंदाज में कहें, सिंपल लैंग्वेज में, बहुत गौर से आप सुनिएगा, आपके लिए क्वेश्चन मिलेगा। ये बहुत सिंपल आप ही को बोल रहे हैं रेड शर्ट, तो बहुत सहल अंदाज में कहें इसको, तो आप हमेशा नया संविधान बना सकते हैं। तो जब संविधान का अनुच्छेद 368 के खंड 1 इस बात का इजाजत दे रहा है, तब हमारा संसद एक कंस्टिट्यूएंट बॉडी है कि नहीं, एक संविधान सभा है कि नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखिए सिंपल में किताब में नहीं लिखा हो रहेगा, आपसे क्वेश्चंस एराइज कर दिया जाए सिंपली, यानी ऑब्जेक्टिवली या सब्जेक्टिवली, कि इज आवर पार्लियामेंट इज कंस्टिट्यूएंट असेंबली टिल नाउ, तो आपका जवाब यस होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 के क्लॉज नंबर 1। कितनी बड़ी बात बता दिया। अब ये आप लोड दिए रहेगा हमको, तो सब भुलाते चले जाएंगे। इसलिए घड़ी मत देखिए, हम समय पर छोड़ देंगे बड़ा, लेकिन प्रेशर बनाइएगा तो फिर सब पढ़ाई उल्टा सीधा हो जाता है। तो एक ये काम हो गया। अब फिर हम आते हैं मुद्दे पे कि चौथा प्रक्रिया क्या होगी। तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य। तो ये साधारण विधेयक से अलग हो गया कि नहीं। साधारण विधेयक में बाध्य नहीं था, पुनर्विचार के लिए भेज सकता था, या 6 महीने तक उसको रख भी सकता था, जिसको हम लोग डिले वीटो या पॉकेट वीटो के नाम से हम लोग जान रहे थे। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेगा, न ही उसको रिटर्न करेगा और न ही जो है वो उसको पॉकेट वीटो के तरह इस्तेमाल करेगा, बल्कि उसको फौरन उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, पांचवा है कि संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, का प्रावधान नहीं। बात समझ में आई। अब देखिए कितना बड़ा टेक्निक था ये। अगर ज्वाइंट सेशन का प्रोविजंस हो जाता तो ऐसी सरकार भी जिसको पूरे देश में बहुमत नहीं प्राप्त है, वो भी संविधान में कुछ परिवर्तन कर देता। और ये इस प्रोविजन को ला करेगी नहीं, संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या है कि अब उसको राज्यसभा में भी बहुमत में होना चाहिए।
और राज्यसभा में बहुमत तभी उसको होगा जब आधे से अधिक राज्यों में उसकी सरकार हो। बात समझ में आई? अगर आधे से अधिक राज्यों में उसकी सरकार नहीं होगी तो राज्यसभा में उसको बहुमत नहीं होगा। और यहां ज्वाइंट सेशन से को बैंड कर दिया गया है, मतलब कि आपको दोनों सदनों में कोई भी संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग प्रस्तुत करना होगा और अलग अलग पास कराना होगा, वो भी 2/3 से। तो इस प्रकार से ये ऐसा प्रोविजन है कि जब तक ऐसी सरकार नहीं आएगी कि जिसको पूरे देश में मेजॉरिटी प्राप्त हो, पूरे देश में मेजॉरिटी का अर्थ हुआ केंद्र में भी और राज्यों में भी, राज्यों के भी अधिकांश राज्यों में उसकी सरकारें हों, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। तो ये तो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट हुआ। अब इस पर आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको लिख करके दिखाना होगा, देखते हैं कि आप दिखा पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन लिखिए, क्या वर्तमान सरकार भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकती है? क्या वर्तमान सरकार भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकती है? ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। मिटाए इसको। तो अब देखिए साहब, हम लोग देखते हैं संशोधन के रूप। ठीक है, फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट। अब देखिए इसके दो पक्ष हैं। कितने पक्ष हैं? दो। एक, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, यानी आर्टिकल 368 के अनुसार। छोड़ दे क्या? हंसा हंसी करने लगे तो इसलिए सोचे। और दूसरा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है? अगर ऐसे नहीं पढ़िएगा तो बात ही नहीं क्लियर होगी। एक संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार और दूसरा संविधान के अनुसार। इस लचक को आप समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं, आप बताइए। ये जो दो बातें हम लिखे हैं, इसकी नजाकत से आप वाकिफ हैं कि नहीं? ऐसे लिखने में क्या नजाकत है? एक बार हम क्लास ले रहे थे तो उस समय बहुत अच्छा एक गाना चला हुआ था, तेरे रक्से कमर और तिरछी नज़र जो नज़र से मिलाई तो मज़ा आ गया। तो एक लड़का, हंसिए नहीं, सुनिए, तो हमने पूछा कि रक्से कमर का मतलब क्या होता है? वो दरोगा का बेटा था, बहुत मोटा ताजा था। उसकी आप नहीं जान रहे हैं सर, लड़की का कमर। हमने कहा कि यही समझते रहो और खुश होते रहो। कमर का मतलब चांद होता है। तो चांद जो बादलों में छुप जाता है और निकलता है, तो ये चांद का डांस हुआ, डांस ऑफ द मून। तो इसी को रक्से कमर कहा गया है। तो शब्दों के अर्थ को साहब आप नहीं समझ पाइएगा ना, तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा, फिर अर्थ का अनर्थ दिमाग में भरे रहिए। तो यहां पर भी एक रक्से कमर है, जो आप देखिए और बताइए कि इसके क्या अर्थ है। अकॉर्डिंग टू 368
और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसके क्या मीनिंग्स आप लेते हैं? इसको तो आप बहुत आराम से बोल दीजिएगा, दिक्कत आपको इसमें होगी। बोलिए, थोड़ा दिमाग अप्लाई कीजिए। नहीं, चलिए समय बर्बाद नहीं किया। आप कितना सोच पाते हैं देखिए। आप कभी मेरे साथ भी उड़ के देखिए आसमानों में, कितना सुंदर नजारा दिखाई पड़ेगा आपको। सिर्फ अपने बीच बंद रहना ये अच्छी बात नहीं है। दूसरों को भी परमिशन दीजिए कि आपके अंदर घुसे। नहीं बात समझ में आ रही? इतने फासले, ये तगाफुल, ये बेहिसी पैहम नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ नज़दीकियां भी होनी चाहिए। और नज़दीकियां फिजिकल हो यही ज़रूरी नहीं है, मानसिक रूप से भी नज़दीकियां अगर आप कर लीजिए तो फिजिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा वो। आप नहीं मेरी बात को समझ रहे, समझने की कोशिश कीजिए कि अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है कि इस तरह से संशोधन होता है। और संविधान के 368 अनुच्छेदों को छोड़ करके बाकी दीगर अनुच्छेदों में, दूसरे अनुच्छेदों में ये बात लिखी हुई है कि इस अनुच्छेद का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा, बल्कि साधारण बहुमत से होगा। नहीं समझ में आ रही? फिर से सुनिए मेरा सेंटेंस। सेंटेंस को सुनने से ही बातें समझ में आती है, और सेंटेंस कभी कभी खुद अपना जवाब दे देता है। ये 368 कह रहा है कि संविधान का संशोधन दो तरीके से हो सकता है, एक पूर्ण बहुमत से या विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का आशय 2/3 मेजॉरिटी, और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो ये संविधान में 368 के तहत संशोधन होगा। क्लियर? और इसको छोड़ करके संविधान के अन्य जो अनुच्छेद हैं, या 368 के अलावा बहुत सारे अनुच्छेद हैं, उसमें जगह जगह पर यह प्रोविजंस किया हुआ है कि इस अनुच्छेद में जो संशोधन होगा वो 368 के तहत नहीं होगा, बल्कि साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से होगा। ये भी तो संशोधन ही हो रहा है। तो हो गया ना भैया कि 368 के तहत भी संशोधन हो रहा है और संविधान के तहत भी हो रहा है। 368 के तहत संशोधन दो तरीके से होगा, और संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत संशोधन एक तरीके से होगा। तो अगर दोनों को मिला देंगे तो संशोधन का 3 रूप हम लोग के सामने आ जाएगा। तो अगर सवाल ये किया जाएगा कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कितने प्रकार के होंगे, तो 2 प्रकार के। और अगर ये पूछा जाए कि संविधान के अनुसार संशोधन कितने प्रकार के होंगे, तो 3 प्रकार के होंगे। बस ये तो बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी चीज को आप पढ़ते रहते हैं किताब, इस चीज को नोटिस नहीं करते। हाँ हाँ, बस हम आप ना भी बोलते तो हम बोलने वाले थे। जैसे आर्टिकल 1, 2, 3, 4, तो 1 को तो छोड़ दीजिए कि संघ और उसका राज क्षेत्र यानी भारत अर्थात इंडिया, ये सब लिखे हुए हैं। और 2 में है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ये 2 के तहत बाहरी राज्यों को शामिल किया जाता है, आप जानते हैं। और अनुच्छेद 3 के तहत क्या है कि वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अब ये 2-3 हो गया। 4 में क्या है कि उसी 4 में लिखा हुआ है, ये 4 के 2 क्लाउज है।
आर्टिकल 4 के 2 क्लाउज है, कभी क्लाउज पढ़ा कीजिए। तो फर्स्ट क्लाउज उसका ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अनुसूची 1 और 4 में संशोधन, आप जब भी 2 और 3 में संशोधन कीजिएगा तो आप 1 और 4 में आपको संशोधन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 से ही प्रमाणित होता है कि आप भारत के राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 1 में राज्यों का नाम नहीं लिखा हुआ है। अनुच्छेद 1 के क्लाउज 2 ये कहता है कि जो अनुसूची 1 में राज्य का नाम लिखा हुआ है वही भारत के राज्य होंगे। तो आप कोई नया राज्य चाहे 2 के तहत बनाए या 3 के तहत बनाए, आपको अनुसूची शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। किस लिए? कि उसमें जोड़ना है नए राज्य का नाम। जैसे 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल बना, तो जो बना तो अनुसूची 1 में भी संशोधन करके इन तीनों का नाम लिखा गया। बात समझ में आई? और अनुसूची 4 में शेड्यूल 4 में जो है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। तो बिहार में पहले जो था वो 16 राज्यसभा के थे, अब कितने रह गए? बोलिए ना भाई, 13 रह गए। 3 झारखंड में चले गए, तो वो कट करके वहां झारखंड के नाम पर 4th शेड्यूल में लिखना पड़ेगा कि 3 सीट झारखंड को दिया जाता है, तब ना उसको मिलेगा। तो ये अनुच्छेद यानी आर्टिकल 4 के क्लाउज 1 में, और क्लाउज 2 जो है आप गौर से नहीं पढ़ते, आज घर पर जाके पढ़िएगा कि इस भाग में कोई भी संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं बल्कि सामान्य बहुमत से किया जाएगा। इसीलिए जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस अमित शाह ने चेंज किया तो फौरन चेंज कर दिया 1 घंटे में। क्यों? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ही नहीं, ये सिंपल मेजोरिटी में था। तो दोनों हाउस से पास करा दिया, जम्मू कश्मीर का स्टेटस खत्म हो गया स्टेट का। बात समझ में आई? तो ये एग्जांपल आपको मिल गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल में जहां जहां सिंपल मेजोरिटी से है वहां ये प्रोविजन कर दिया गया है। अब बात समझ में आई? अब देखिए, हम जो क्लियर करना चाहते हैं वो ये कि इसके तहत जो है थोड़ा सा यहां पर आपको ऑब्जेक्शनेबल लगेगा, लेकिन समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है? ये सिंपल मेजोरिटी यानी सामान्य बहुमत की बात, सामान्य बहुमत का मतलब 51%। क्लियर हो गया ये? अब इसमें देखिए कि कौन कौन चीज संशोधन हो सकता है जो आप बोल रहे थे अभी, तो उसको देख लीजिए तो आपको सारा पिक्चर स्पष्ट हो जाएगा। नंबर पहला, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, ठीक है? दूसरा है वर्तमान राज्यों के सीमाओं, क्षेत्रों एवं नामों में परिवर्तन। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के अवर न्यायाधीश, एडिशनल जज, ये पढ़ा चुके हैं आप लोग को। अनुसूची 2
यानी जितना का वेतन भत्ता है या फिर सांसदों का वेतन भत्ता, तो ये सब जितना चीज है जो देश के आधारभूत संरचना से संबंधित नहीं है, वो सब में सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। और भी बहुत सारे किताब उठाएंगे तो लगभग 18 टॉपिक्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए वहां पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब एक तो हो गया। दूसरा, ये जो चीज है इसमें दो खंड हैं। एक हो गया स्पेशल मेजॉरिटी, यानी विशेष बहुमत, और दूसरा हुआ स्पेशल मेजॉरिटी प्लस सपोर्ट ऑफ हाफ स्टेट, सपोर्ट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। तो देखिए, जो आर्टिकल 368 का है तो उसमें जो बातें कही गई हैं कि इसका विशेष बहुमत का डेटा नहीं दिया गया उसमें, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी और जो सपोर्ट है हाफ ऑफ द स्टेट का, उसमें कुछ बातें कह दी गई कि इसमें अगर संशोधन करना होगा तो आपको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। उसमें क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। दूसरा है केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी संबंध। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। चौथा है केंद्र एवं राज्यों के मध्य कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव संबंध। उसके बाद है 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल। और उसके बाद है 368 स्वयं। यानी इतने में 6 प्रोविजंस में आपको अमेंडमेंट यदि करना है, गौर से सुनिए, 6 में अगर संशोधन करना है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट से भी आपको करना पड़ेगा। मतलब कि देश के संघात्मक ढांचे के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आप देश के संघात्मक ढांचे के साथ छेड़छाड़ तभी कर सकते हैं जब आपको राज्य और संघ और राज्य दोनों में मेजॉरिटी आपको प्राप्त हो। अब आप देखिए, जो दिखाना है हमको कि 2 लिस्ट है, एक स्पेशल मेजॉरिटी प्लस सपोर्ट ऑफ द हाफ स्टेट का और दूसरा सिंपल मेजॉरिटी का। इसके अतिरिक्त
जितने भी प्रोविजंस है उन सबों में विशेष मेजॉरिटी से संशोधन किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में न ही पूरा का पूरा कठोरता का इस्तेमाल किया गया है और न ही पूरा का पूरा नमनीयता का, बल्कि दोनों के मिश्रण का इस्तेमाल होकर के हमारा संविधान संशोधित होता है। लेकिन अगर प्रतिशतता के आधार पर हमसे पूछा जाए कि कठोर अधिक या नमनीय अधिक, तो इसमें कह सकते हैं कि संशोधन के परिवेश में हमारा संविधान कठोर अधिक है और नमनीय कम है, क्योंकि अधिकांश प्रोविजन विशेष बहुमत के तहत किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझाने में हम सफल रहे। अगले क्लास में मिलेंगे तो दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस क्लास में हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।